वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। क्योंकि पीएस स्टैट का जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को कंडक्ट कराया गया था, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जो उसमें साइंस का पेपर आया था वो आप सॉल्व करवा दीजिए पेपर 2 के लिए। तो आज की क्लास में जो 12 मार्च 2023 में पीएस स्टैट में साइंस के क्वेश्चंस बने वो हम देखेंगे, और पैडागोजी के 10 क्वेश्चन बने थे वो सारा पूरा पेपर देखेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स के साथ मैं आपको पूरा जो पेपर है वो सॉल्यूशन कराऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फिर से होगा। तो अगर एग्ज़ाम फिर से होता है तो आपके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इस बार पीएस टेट में जो पंजाब टेट में पेपर बना वो बहुत ही अच्छा पेपर था साइंस का। बिल्कुल 6, 7, 8 की जो साइंस के एनसीईआरटी हैं वहाँ से क्वेश्चंस बने थे। एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा था जो 9th के एग्जाम्पल वगैरह से क्वेश्चन उठाकर उन्होंने दिए, बाकी सारे क्वेश्चन 6, 7, 8 से थे। तो जो भी बच्चे ने पहले चैनल पर सीटेट की तैयारी की थी और जिन्होंने स्पेशली नोट्स लिए थे, क्योंकि नोट्स में ना पूरा थ्योरी थी क्योंकि जल्दी पढ़ना था, तो उसमें A to Z वही चीज़ें आई हैं। 90% आपको 6, 7, 8 की, क्योंकि कंप्लीट समरी के नोट्स मैंने आपको दिए थे, तो उससे बिल्कुल आया है आपका पेपर। और मुझे लगता है जिन्होंने भी सीटेट की तैयारी इस चैनल से की है, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन थ्योरी के जो हैं वो उनके सही होंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर उनका जो है पीएस टेट में रहा होगा। अभी भी आगे अगर बाई चांस आपका एग्ज़ाम फिर से होने लगता है तो आप लोग अगर फिर से तैयारी करना चाहते हैं और साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट में सिंपली क्या है, या तो आप 32 क्लासेस जो कराई हैं एनसीईआरटी की वो देख लीजिए। देखिए, अगर आपको और भी बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप 120 रुपीज़ में कंप्लीट समरी ले सकते हैं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की हिंदी इंग्लिश पूरा अच्छे से लिखा हुआ है उसमें। उस समरी से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और उसके लिए आपको मैम को मेल करना होगा। मेल आईडी पर शिल्पी SHILPI शिल्पी CH511@gmail.com, याद रखेंगे शिल्पी CH511@gmail.com पर मैम को मेल करें, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी और आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपके पीएस टेट के लिए ही नहीं, अगर आप आगे सीटेट देंगे उसमें भी बेनिफिशियल है। कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी 6, 7, 8 की साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वहाँ पर बेनिफिशियल होगा। साथ में आपको जो पीएस टेट के 2011 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं विद आंसर, उसकी पीडीएफ भी आपको उसी नोट में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे अभी भी लेना चाहते हैं तो वो मेरे को मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पर प्लेलिस्ट में भी सारा सब कुछ अच्छे से दे रखा है, वहाँ से भी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। सब कुछ जो है वहाँ पर एनसीईआरटी का सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको साइंस का। तो चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका 12 मार्च को बना था। कंसिडर द लिस्ट ऑफ टर्म गिवन बिलो अर्थक्वेक कैन कॉज। देखिए, जो अर्थक्वेक होता है वो क्या क्या कॉज कर सकता है ये यहाँ पर हमको बताना है। देखिए, जब अर्थक्वेक आएगा तो ज़मीन फटने का होता है, जिसमें क्या हो सकता है, अगर वो समुद्र के नीचे फट रही है तो सुनामी आ सकती है, और अगर पहाड़ों के नीचे फट रही है तो लैंडस्लाइड भी हो सकता है, और फ्लड वगैरह जो है ये सारे आ सकते हैं। बाकी लाइटनिंग जो होती है वो आसमान में होती है, उसका अर्थक्वेक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अर्थक्वेक क्या कॉज कर सकता है, वो सुनामी कॉज कर सकता है, लैंडस्लाइड कॉज कर सकता है, और फ्लड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना था। दे इंक्रीज द यील्ड, बिल्कुल तभी तो उनको डाला जाता है क्योंकि वो जो ग्रोथ है, यील्डिंग है, उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये बात तो ट्रू है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रेंट इन सॉइल, बिल्कुल अगर उनका एक्सेसिव यूज़ करा जाता है फर्टिलाइज़र का, आपने देखा होगा अगर कोई अपने खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालता है तो लंबे समय बाद जो उसकी ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके जो न्यूट्रेंट्स होते हैं सॉइल के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। दे आर जनरली यूज इन अ स्मॉल क्वान्टिटी, बिल्कुल जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनका जो यूज़ है वो स्मॉल क्वान्टिटी में ही किया जाता है, ताकि जो न्यूट्रेंट हैं सॉइल के वो बैलेंस जो रूप से हैं वो बने रहें। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा फर्टिलाइजर के विषय में, वो फोर्थ होगा, डी ऑप्शन होगा। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, नहीं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। जब बारिश होती है तो ये जो फर्टिलाइजर है नदियों में उनका जो है पानी जो है पानी के साथ वो बह जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है इसकी जगह क्या होता, अगर
अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता तो उसको हम बोल सकते थे एनवायरमेंटल फ्रेंडली। खाली फर्टिलाइज़र को हम ये नहीं बोलेंगे कि दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें कौन से रॉ मटेरियल जो है प्लांट यूज़ करता है। तो आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्लांट जो है यूज़ करता है। पानी जो है वो अपनी जड़ों से ऊपर तक पहुंचाता है, कौन से टिश्यू के माध्यम से, आपके जाइलम जो है वो उस टिश्यू से क्या होता है पानी वो ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो आपकी एयर में होती है वो वहाँ से कंज्यूम करता है, और वही उसके क्या होते हैं भोजन के तत्व होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर किस रॉ मटेरियल का प्रयोग करता है एयर में से फोटोसिंथेसिस में प्लांट, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रेंट इन रूमिनेंट। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं रूमिनेंट्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जो क्या करते हैं खाने को थोड़ा सा ले जाएंगे और उसके बाद वापस लाकर उसको मुंह में चबाते रहते हैं। जैसे आपका बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, गाय वगैरह हो गई, ये क्या करते हैं, ये सब रूमिनेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये निगल लेते हैं खाने को, थोड़ा सा डाइजेशन करते हैं और फिर से वापस उसको अपने मुंह में लाके उसकी च्यूइंग जो है वो करते हैं। तो ये आपके रूमिनेंट्स होते हैं। तो रूमिनेंट्स में कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले ये स्वेलो करते हैं, चीज़ों को एकदम से गल्प कर लेंगे, निगलेंगे, स्वेलोइंग करेंगे। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा सा डाइजेशन करते हैं और उसके बाद उनके पेट से वापस वो खाना आता है और वो उसको च्यू करती हैं। आपने देखा होगा वो हटेंगे, मुँह चलाते रहते हैं, तो वो बाद में च्यूइंग ऑफ कट करते हैं और बाद में फर्दर उनका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। एनसीईआरटी, ये आपका सीटेट से क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पर ये क्वेश्चन 2011 से 19 के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर 2 बार बनाया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये हमको बताना था इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के विषय में। फ्यूजेज जो होते हैं वो इंसर्ट करे जाते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग। बिल्कुल, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फ्यूजेज लगाए जाते हैं ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करती है तो जो सर्किट है वो क्या हो जाए, वो आपका ब्रेक हो जाए, और फ्यूज़ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्किट को ब्रेक करने में, ताकि जो फर्दर शॉर्ट सर्किट वगैरह हैं वो ना हो। तो ये ए तो यहाँ पर सही है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आपके शॉर्ट सर्किट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो एक मैक्सिमम लिमिट हमेशा करंट की होती है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन कोई मिनिमम लिमिट जो है करंट की वहाँ पर नहीं होती जो सेफली फ्लो करे इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती वहाँ पर, जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट होती है ऑन द करंट। तो डी ऑप्शन तो फिर ऑटोमेटिक सही हो गया। इफ़ अ proper fuse is inserted in a circuit it will blow off if current exceed the safe limit। बिल्कुल, यहाँ पर भी साफ साफ बोल दिया, अगर करंट एक्सीड कर रहा है सेफ लिमिट को तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका प्रॉपर अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो सर्किट विल ब्लो ऑफ, मतलब सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हो रहे हैं, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर जो है ये मैं आपको बता रही हूँ। वैन आ स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन, जब आपका स्विच जो है, जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं, जैसे उसमें पूरा एक सेल होता है, सेल में इस तरह से वायर होते हैं, फिर हम एक पिन के थ्रू एनसीईआरटी में जो दिखाया है वो एक स्विच जो है वहाँ पर हम बनाते हैं। तो उस स्विच में आप देखते होंगे कि जब उसको ऑफ करा जाता है तो क्या होता है, देखिए उस केस में नो करंट फ्लो थ्रू इट। सीधी सी बात है, जब स्विच ऑफ है तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन तो 100% आपके ऑप्शन में आना चाहिए। यहाँ पर हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ करना था। अब देखिए आंसर तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जो पक्का उससे मैच कर रहा है। स्विच ऑफ होगा तो सीधी सी बात है कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा, तो थर्ड पॉइंट आना मैंडेटरी है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट इन दो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, या तो सारे सही हैं या सेकेंड और थर्ड जो है वो यहाँ पर सही है। तो हम जो है ये देखिए यहाँ पर जब मैं फोर्थ पॉइंट देखती हूँ, करंट फ्लो आफ्टर सम टाइम, देखिए स्विच जब ऑफ है तो करंट थोड़े समय बाद फिर से
चालू नहीं होगा, वो तो करंट उसमें फ्लो करेगा ही नहीं। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, इस वजह से ऑल आर करेक्ट वाला ऑप्शन भी हट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। इस तरह की अप्रोच से अपने आंसर पर पहुंचने की कोशिश करिए, आप इजीली अपने आंसर्स पर पहुंचेंगे। करंट फ्लो आफ्टर सम टाइम, ये वाली बात गलत है। सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल स्टॉप ऑल द स्विचेज। देखिए स्विच ऑफ है तो उससे ये थोड़ी कि वो सारे और बचे हुए स्विच ऑफ हो जाएंगे, करंट स्टॉप होता है, स्विच स्टॉप नहीं होते। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें हम स्पेशल पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं विद डिज़ायर प्रॉपर्टीज़, जो हमें जैसे कुछ नया ऑफस्प्रिंग जो है बनाना है और हम उसमें चाहते हैं उसके हेयर जो है बहुत अच्छे हों, एक नया ऑफस्प्रिंग हम बनाना चाहते हैं और उसमें हम चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के बहुत अच्छे हेयर्स हों, अच्छी क्वालिटी हों। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो ब्रीडिंग करवाएंगे वो सेलेक्टिव वो उस पेरेंट्स की ब्रीडिंग कराएंगे जो प्रॉपर्टी हमको ऑफस्प्रिंग में चाहिए। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। और उनसे क्या होता है फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो ऑफस्प्रिंग को सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ पर हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे विद डिजायर प्रॉपर्टीज, और उनसे फिर क्या होता है वो ऑफस्प्रिंग जो हमें चाहिए, जिस तरह का चाहिए वो बनकर वहाँ पर तैयार होता है, और वही आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिनेशन रेफर टू। पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर। ये क्या है, ENTHER, एंथर टू स्टिग्मा, यही आपका पॉलिनेशन होता है। ये आपका फ्लोवर में, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। देखिए जो फ्लोवर होता है इस तरह से स्ट्रक्चर अगर मैं मान लूँ तो उसमें एक ये पतली सी डंडी होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से ये पोलन्स होते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंथर बोलते हैं। और ये एंथर और फिलामेंट मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोवर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका पूरा मिला के स्टैमेन। तो स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लोवर का, जिसमें आपके एंथर और फिलामेंट आते हैं। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करूँ तो उसे हम पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टल होते हैं, जिसमें क्या आता है स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, बीच में आपका स्टाइली होता है और नीचे ओवरी होता है, ये फूल में होता है। तो जो पोलन होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, वो स्टिग्मा में गिरते हैं, और यही आपका पोलिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फ्लोइंग। हम बचपन से ही वाटर साइकिल जो है सबसे पहले पढ़ते हुए आते हैं। पानी जो है वो क्या होता है, वो भाप बनता है, तो इवेपोरेशन वाटर साइकिल में होती है। फिर वो पानी क्या होता है, कूल डाउन होता है, टिनी ड्रॉपलेट्स वहाँ पर जो हैं वो फॉर्म होती हैं, जिससे क्या होता है क्लाउड बनता है। और वही जो प्रोसेस है, जब वो पूरा लो टेम्परेचर पर कूल हो रहा है पानी, तो वो कंडेंसेशन है, और उसी में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वो बूंद भरकर गिर जाता है। तो वो पूरा वाटर साइकिल का आपका प्रोसेस होता है। तो उसमें कहीं से भी कहीं तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर वो है जो गंदा पानी है, जैसे सीवेज वगैरह से जो निकलता है ना, टॉयलेट्स वगैरह में जो नहाने वगैरह के बाद में जो आपका पाइप वगैरह में जाता है, वो वेस्ट वाटर होता है। तो यहाँ पर वेस्ट वाटर ही हमको बताना है। वाटर टिकलिंग फ्रॉम अ डैमेज टैप। देखिए टैप से अगर पानी निकल रहा है तो वो प्योर पानी हो सकता है, तो ये तो वेस्ट वाटर नहीं है। वाटर कमिंग आउट ऑफ शावर, देखिए शावर से भी जो पानी निकलता है वो क्लीन वाटर निकलता है, तो वो भी वेस्ट वाटर नहीं होगा। वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, रिवर में भी क्लीन वाटर होता है, तो वो भी वेस्ट वाटर नहीं होगा। वाटर कमिंग आउट ऑफ अ लॉन्ड्री, देखिए लॉन्ड्री में जो कपड़ों की धुलाई हो रही है, तो वहाँ पर जो पानी निकल रहा होगा वो वेस्ट वाटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वेस्ट वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। ये जो ओपन ड्रेन सिस्टम होता है, खुली नालियाँ जो होती हैं, तभी तो कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, घर में भी बाहर भी। तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, अगर नाले वगैरह बिल्कुल खुले हुए हैं, तो वो ब्रीडिंग किसके लिए, वहाँ पर क्या क्या जो है उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ पर फ्लाइज, मॉस्किटो, ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज गिव। ये जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या देता है। देखिए जब एसिड और क्या है यहाँ पर बेस आपका रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मिलता है क्या आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मैं एक रिएक्शन भी आपको समझा देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की
रिएक्शन आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर हमें जो NaCl मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, ये क्या है, ये आपका एक सॉल्ट है और H2O तो आपका वाटर हो गया। तो जब ये रिएक्शन हुई एसिड, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनकी जब रिएक्शन हुई तो वहाँ से हमें मिला सॉल्ट और वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, है ना। हमने बहुत ही अच्छे से सीटेट में ये सब पढ़ा है और थ्योरी में भी आपको मिलेगा, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं ये। तो टर्मरिक में येलो से रेड कब कलर होता है, जब वहाँ पर बेस होता है। जैसे आप देखेंगे अगर आपकी किसी शर्ट पर टर्मरिक का दाग लगा हुआ है, उस पर आप साबुन लगाएंगे जो कि बेस है, तो आप देखेंगे वो कलर जो है वहाँ पर रेड हो जाएगा। तो ये जो टर्मरिक में रेड कलर देखने को मिलता है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। और टर्मरिक का कलर अगर येलो ही रहता है तो इट मीन्स वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। एसिड में इसका कलर येलो ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ टर्मरिक जो है वो अपना कलर क्या कर देती है, रेड कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, यहाँ पर हमको बताना है किसमें एसिड है, अम्ल है। तो देखिए लाइम वाटर जो होता है वो क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। और जब भी कभी आपका हाइड्रोक्साइड वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा वो बेस है, वो क्षारक है, वो आपका एसिड नहीं है। तो लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है। ऐसे ही सोप जो चिकने होते हैं, जो मुलायम होते, जो चिकने होते हैं वो सोपी से होते हैं, वो आपके सब बेस होते हैं। तो सोप यहाँ पर बेस हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आ गया, तो ये भी आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ पर जो एसिड होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कर्ड और विनेगर, ये आपके एसिड हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क किस में बदल गया, दही में बदल गया। ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। और यहाँ पर आपको चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग, तो हमें जो सही कॉम्बिनेशन है उनका सिलेक्शन यहाँ पर करना है। अब देखिए हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो पक्का आंसर होना ही चाहिए, कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। वो क्या है, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। बिल्कुल ये बात सही है, दही से आप फिर से मिल्क नहीं बना सकते, तो चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फोर्थ तो आपका पक्का आंसर में आना चाहिए। और जब ये आंसर में आएगा तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से बाहर होते हैं। इट चेंजेस कलर, कलर चेंज नहीं होता। आप देखते होंगे मिल्क और कर्ड दोनों का कलर वाइट ही होता है, तो कलर चेंज नहीं होगा। सेकंड भी नहीं आएगा, और सेकंड नहीं आएगा तो बचे हुए ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। देख लेते हैं बाकी हम। जैसे इट स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, बिल्कुल स्टेट चेंज हो गई, मिल्क प्योर लिक्विड था और कर्ड जो है वो सेमी सॉलिड है, ये चीज़ भी हुई। तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, कलर चेंज नहीं हुआ। इट चेंजेस टेस्ट, बिल्कुल मिल्क का टेस्ट अलग होता है और कर्ड का टेस्ट अलग होता है, तो टेस्ट भी चेंज हुआ। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की 9th क्लास का क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी में। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी आप कर लीजिएगा इसको देखने के लिए, क्योंकि इसको पीपीटी की फॉर्म में लिख पाना बहुत मुश्किल था। फिगर शोज अ चाइल्ड ब्लोइंग एयर, है ना। देखिए ये एक स्ट्रो है और एक ये कोल्ड ड्रिंक है, सपोज उसमें भी एक स्ट्रो लगा हुआ है। तो एक स्ट्रो ये है और एक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर स्ट्रो है। अभी इंसान क्या करता है, यहाँ से उसमें क्या करता है, हवा जो है भर रहा है तो वो नीचे की तरफ को जाएगी, है ना। और उससे क्या हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक में जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर को निकल कर आ रही है, वो उसमें बाहर निकल रही है। ये पूरा इन्होंने बोला है। फिगर शोज दैट चाइल्ड ब्लोइंग एयर विद द स्ट्रॉ नियर द ओपनिंग ऑफ अनदर स्ट्रो, दूसरा स्ट्रो जो कोल्ड ड्रिंक में लगा है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बोला इन्होंने, हैज़ इट्स अदर एंड, बिल्कुल इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। इन अ सॉफ्ट ड्रिंक, इसका जो स्ट्रॉ का नीचे वाला एंड है वो सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे आप देख रहे हैं वो कनेक्टेड है। इन द स्ट्रॉ राइजेज अप एज सून एज द एयर इज ब्लो, द सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जो सॉफ्ट ड्रिंक इन द स्ट्रो, जो सॉफ्ट ड्रिंक है स्ट्रो के अंदर, वो राइजेज अप हो जाती है एज सून एज द एयर इज ब्लो। तो उसके पीछे रीज़न बताना है। देखिए प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है ना, जो उसके क्या कहते हैं, स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बाहर निकल जाती है। ये स्लोइंग लिख दिया है, यहाँ पर ब्लोइंग होना चाहिए। ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीजेज प्रेशर ओवर द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रो, बिल्कुल यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी। ब्लोइंग ऑफ एयर क्या करती है, डिक्रीज प्रेशर कर देती है ओवर द ओपनिंग ऑफ स्ट्रॉ, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो है जो सॉफ्ट ड्रिंक है स्ट्रो के अंदर वो राइजेस अप हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th, रीड द फूड आइटम गिवन बिलो, विच ऑफ द अबव फूड आइटम आर एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं, जिनसे हमें क्विक एनर्जी जो है
वो मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर वीट हो गया और फैट की फॉर्म में हो गया यहाँ पर घी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एनर्जी गिविंग फूड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। आयोडाइज सॉल्ट और स्पिनच जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीज, विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पर हमें वो पेयर बताने हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में सही से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दे आर कॉज्ड बाय जर्म, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं ये जर्म से होती हैं। देखिए डेफिशिएंसी मतलब कुछ ना कुछ खाने में हमने कमी करी है तभी वो डिजीज हुई है। तो दे आर कॉज्ड बाय द जर्म यहाँ पर नहीं होगा। दे आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट, बिल्कुल हमने डाइट अच्छे से नहीं ली है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमने अपने डाइट पे ऐड नहीं करे हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई है हमें, और कहीं ना कहीं वही डेफिशिएंसी डिजीज़ में आएगा। तो सेकंड हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़ को इंक्लूड करेगा। दे कैन बी पास टू वन पर्सन टू अनदर थ्रू कॉन्टैक्ट, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात नहीं हो रही है, डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात हो रही है। तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। और फिर दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, बिल्कुल जो न्यूट्रिएंट की कमी है, जो हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाए, उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो हमारी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज़ से रिलेट करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल्ड आउट, है ना। एनसीईआरटी का सीधा सा सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बना है ये। एक जो बार मैग्नेट है इस तरह की फॉर्म में, वो जो आयरन का बुरादा है उसके अंदर डाली जाती है और फिर उसको निकाला जाता है। तो उसमें क्या देखा गया है, जो आयरन के बुरादा है, जो आयरन की फिलिंग है वो कहाँ पर क्लिंग कर रही है, उस आपकी जो बार मैग्नेट में है। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पर आयरन फिलिंग जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। वो क्यों होगा, क्योंकि जो पोल्स होती हैं वहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, जो चुंबकीय शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। जो आयरन फिलिंग क्लिंग कर रही है उस बार मैग्नेट में, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आयरन फिलिंग होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते नॉर्थ पोल इज मच मोर, नॉर्थ पोल इज मच लेस, मैग्नेट विल बी सेम ऑल अलोंग इट्स लेंथ, मैग्नेट जो है हर जगह बराबर चिपकी होगी, नहीं। आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल में वो जो है ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मिडिल पार्ट, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा कि जो आयरन फिलिंग क्लिंग कर रही है उस बार मैग्नेट पर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपका कंटेंट से बना, क्लास 6 की एनसीईआरटी से सीधे फूड चैप्टर से क्वेश्चन बना। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। बहुत बार सीटेट में बताया और सीटेट में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है। प्रोटीन के प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो खाना है जिसमें हमें प्रोटीन को टेस्ट करना है, उसका क्या करेंगे, हम एक पेस्ट बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे उस फूड का जिसको हमें टेस्ट करना है। तो सेकंड सबसे पहले स्टेप में आ जाएगा। यहाँ पर सही सीक्वेंस ही पूछ रहा था ये कि हमें स्टेप का सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आएगा सेकंड, और सेकंड हमको मिलता है सी और बी ऑप्शन में। उसके बाद क्या बोलेंगे, पहले हमने पेस्ट बना लिया और जो पेस्ट बनाया है उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसे शेक करेंगे। बिल्कुल सेकंड के बाद जो है वो हमारा फर्स्ट आएगा, तो सेकंड के बाद हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको दो इंपॉर्टेंट यहाँ से ही पहचानना होगा कि क्या आंसर होगा। जो कम है वो पहले आएगा, मतलब पहले हम 2 ड्रॉप डालेंगे किसकी, कॉपर सल्फेट की। तो 2 ड्रॉप डालनी होंगी कॉपर सल्फेट की, तो फोर्थ पहले आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद हम 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा जो है, जो आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे ही हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की बाद में डलेंगी। पहले क्या डलेंगी, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डलेंगी और उसके बाद ही 10 बूंद कास्टिक सोडा की डलती हैं। और इस तरह से पूरा जो प्रोटीन का टेस्ट है वो हम देखते हैं। अगर वॉयलेट कलर हमें वहाँ पर मिल जाता है, अगर इन सबको करने के बाद वॉयलेट कलर अगर मिलता है, इट मीन्स फूड में क्या है, वो आपका प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने कंटेंट के क्वेश्चन देखे, आप मैच कर सकते हैं कितने आपके सही हैं। पूरे सही आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब पेडागोजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। द 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आर एक्सप्लोर, इलेबोरेट, इवेलुएट,
एंगेज और एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑर्डर जो है वो सही सीक्वेंस जो ये 5 ईज होते हैं इनका बताने हैं, ये हमें CDP में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले बच्चे को एंगेज करा जाएगा, उसकी जो वर्तमान नॉलेज है या उसका प्रीवियस ज्ञान है उन सबको टीचर इकट्ठा करेगा, उसका इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो पहले उसको जो भी चीज़ हमें समझानी है उसमें हम उसको एंगेज करेंगे। तो सबसे पहले एंगेज करेंगे, उसके बाद बच्चे से चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है वो साइंस में फॉलो की जाती है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन आता है। जब बच्चे को एंगेज कर लिया फिर हम उसको कोई एक्टिविटी देंगे या फिर उससे हम कहेंगे कि आप ऐसे करके लाओ, देखो कि सॉइल में क्या अंतर आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करने को देंगे। तो एंगेज के बाद एक्सप्लोर होता है, उसके बाद वहाँ पर टीचर एक्सप्लेनेशन देगा, फिर उसको इलेबोरेट करा जाएगा और लास्ट में उसको पूरा इवैल्यूएट जो है वो कर लिया जाएगा। तो सही सीक्वेंस जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। और उन्हीं हमें 5 जो स्टेप हैं टीचिंग मॉडल के वो हमको बताने हैं। तो आपने पढ़ाई होगा। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका एक्सप्लोरेशन आ जाता है यहाँ पर, उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है इसमें, फिर एसिमुलेशन आता है, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा जाता है और बाद में रेसिटेशन होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका एक्सप्लोर हो जाएगा तो सेकंड पहले नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन होती है और फिर आपकी एसिमुलेशन होती है, फोर्थ बाद में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाद में आपका रेसिटेशन हो जाता है। तो यही यहाँ पर सही ऑर्डर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दिमागदार क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर था। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर करनी थी। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आएगा, एप्लीकेशन में क्या होता है, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बना है। एनालिसिस क्या होगा, सिंथेसाइज क्या होगा। देखिए सिंथेसाइज में क्या होता है, चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और एक कंक्लूजन जो है वहाँ पर निकल कर आता है। तो देखिए अगर मैं 4 ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पर देखिए पुट इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता। डिस्टिंग्विश जो है ये तो एनालिसिस में आ जाएगा। एनालिसिस में क्या करते हैं, हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब एनालिसिस में हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं तो अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन मेटल और नॉन मेटल तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दिया हमने 2 हिस्सों में, तो वो एनालिसिस में आ जाएगा। इससे ही आप पहचान सकते थे कि सी का क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा और वो हमको बी ऑप्शन में ही देखने को मिलता है और यहाँ से हम अपने आंसर पर पहुँच गए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एनालिसिस में चीज़ों को ब्रेक करा जाता है और जब ब्रेक करा जा रहा है और कोई टॉपिक रहा होगा मेटल और नॉन मेटल तो उसको हमने ब्रेक कर दिया 2 चीज़ों में, डिस्टिंग्विश कर दिया मेटल और नॉन मेटल में। तो सी का 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सिंथेसाइज में क्या हो जाएगा, डेवलप अ प्लान फॉर योर स्कूल टू सेव मनी। यहाँ पर एक प्लान बनाया गया तो चीज़ों को मतलब जो है प्लान बनाया गया होगा, मतलब चीज़ें इकट्ठे करके एक प्लान बना दिया गया। डेवलप अ प्लान फॉर योर स्कूल टू सेव मनी, तो ये सिंथेसाइज की तरफ इशारा जो है वो कर रहा है। और कॉम्प्रीहेंशन जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, गिव रीज़न फॉर द एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी के जो क्राइसिस है उसके पीछे रीज़न दी, कॉम्प्रीहेंशन में चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाता है। तो यहाँ पर जब रीज़न पूछा जा रहा है एनर्जी क्राइसिस का तो चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये कॉम्प्रीहेंशन में आ जाएगा। और एप्लीकेशन में क्या होता है, चार्ट्स वगैरह जो हैं उनमें चीज़ों को पुट करा जाता है, पुट इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ फॉर्म। तो ये बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो साइंस में बना था, इफ़ अ टीचर इज़ टू बी इवेल्युएटेड फॉर हिज और हर टीचिंग बाय द लर्नर। मतलब एक टीचर का ही मूल्यांकन करना है यहाँ पर। अब हमें बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना है, एक टीचर का ही इवेल्यूशन जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर करना है और वो बच्चे करेंगे। तो हम कौन से बच्चों से टीचर का मूल्यांकन कराएंगे, टीचर का इवैल्यूएशन कराएंगे, ये यहाँ पर पूछ रहा है। विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर शुड बी सेलेक्टेड फॉर द क्लास फ्रॉम द क्लास। तो कौन से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली ड्रॉप आउट को तो करेंगे नहीं क्योंकि उनको तो अच्छी नॉलेज उन्होंने पढ़ाई नहीं होगा अच्छे से, तो वो टीचर का क्या इवैल्यूएशन करेंगे। जो क्लास में नहीं आते, इरेगुलर हैं, उनसे भी नहीं करवाएंगे, वो भी टीचर के बारे में अच्छे से नहीं बता पाएंगे मूल्यांकन। टीचर का इवैल्यूएशन वही कर पाएंगे दूज हु आर गुड, ये गुड होगा यहाँ पर, दूज हु आर गुड अचीवर एंड रेगुलर इन क्लास। ऐसे बच्चे टीचर का सही से मूल्यांकन जो है वो बता पाएंगे जो भी उनसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वुड एसोसिएट विद द नेचुरलिस्टिक स्टैंस। तो कौन से नेचुरलिस्टिक स्टैंस है, मतलब जहाँ पर नेचर को ही प्रायोरिटी दी जाती है, वो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। म्यूजियम और जू जो होते हैं वो ओरिएंट मैन टू लर्न अबाउट नेचर, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरलिस्टिक स्टैंस से कनेक्ट कर रहा है कि जो म्यूजियम होते हैं, जू वगैरह होते हैं, वो लर्न
करने में मदद करते हैं अबाउट नेचर, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल होगा, फर्स्ट बिल्कुल आएगा, और फर्स्ट बिल्कुल आएगा तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमें बाहर होता हुआ दिखेगा। उसके बाद लाइफ इज़ अल्टीमेटली गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। देखिए नेचर को ही प्रायोरिटी दी जाती है, नेचुरलिस्टिक जो है आपकी जो सोच होती है नेचुरलिस्टिक सोच में, उसमें नेचर को ही जो है माना जाता है, उसी के लॉ को फॉलो करा जाता है। तो लाइफ इज़ अल्टीमेटली गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल सही मानी जाएगी, तो फर्स्ट के साथ सेकंड भी यहाँ पर आ जाएगा। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प अ चाइल्ड रियलाइज हिज और हर गोल। देखिए इसका कहीं ना कहीं से कहीं तक भी नेचर से कोई संबंध नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, और जब थर्ड नहीं आएगा तो फर्स्ट ए और डी ऑप्शन जो है यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। म्यूजियम और जू वहाँ पर रोल प्ले करते हैं। लाइफ इज़ अल्टीमेटली गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि नेचुरलिस्टिक सोच है तो वहाँ पर नेचर को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद साइंस आर गेटवे ऑफ लर्निंग, साइंसेज आर गेटवे ऑफ लर्निंग, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 12 साल के बच्चे के लिए सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? सीधी सी बात है वो उसका स्कूल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन इंडियन कंटेस्ट। देखिए सस्टेनेबल करिकुलम चेंज करने, जो करिकुलम आता है हमारा, जैसे आपने देखा होगा एनसीएफ में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, तो करिकुलम में चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो कौन बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, किसके सजेशन हम लेंगे? तो वहाँ पर रोल ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, बिल्कुल स्टूडेंट का फीडबैक वहाँ पर लिया जाएगा। उससे क्या है कहीं ना कहीं वहाँ पर पता चलेगा कि बच्चे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और उससे कैरिकुलम में चेंज या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल रोल ऑफ टीचर, टीचर का भी फीडबैक लिया जाएगा। पेरेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, पेरेंट को कैरिकुलम से कोई मतलब नहीं है, वो ना स्कूल में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो पैसिवली हैं, तो वहाँ पर वो हट जाएंगे। रोल ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज़, बिल्कुल जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। पब्लिक इन जनरल ये यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो है कैरिकुलम चेंज और इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करिकुलम चेंज। कौन से फैक्टर हैं जो करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा करिकुलम होता है वो चेंज होता है, तो उसको इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर होंगे? सोशल कल्चर कंटेस्ट। देखिए जैसे सोसाइटी में कल्चर में चेंज आता जाता है, वैसे ही आपने देखा होगा आपके सिलेबस में जो स्टोरीज होती हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी चेंज आता चला जाता है, तो सोशल कल्चर कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। पॉलिटिकल कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, कौन सी पार्टी जीत रही है हार रही है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका करिकुलम चेंज से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन बाहर होगा, सेकंड ऑप्शन बाहर होगा तो ये ऑप्शन भी बाहर होगा और ये ऑप्शन भी बाहर होगा। फर्स्ट पक्का आएगा और इन दोनों में फर्स्ट दे रखा है। उसके बाद नेशनल प्रायोरिटी, देखिए बिल्कुल ये नेशनल प्रायोरिटी जो हमारे नेशन की प्रायोरिटीज़ हैं, बिल्कुल उन चीज़ों को करिकुलम में पढ़ाया जाएगा। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है ना, तो उसको वो क्या है, वो नेशनल की प्रायोरिटी है ना, तो उसको भी कैरिकुलम में ऐड करा गया कि ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका महत्व क्या है, इससे क्या होगा, इससे हमारे देश को पहचान मिलेगी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है, वो फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद रिलीजियस एफिलिएशन, देखिए रिलीजियस जो है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि रिलीजन में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैरिकुलम में रिलीजन को जो है वो वेटेज नहीं दी जाती, तो यहाँ पे वो भी हटेगा, फोर्थ ऑप्शन भी हटेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ स्टेक होल्डर नीड्स एंड एस्पिरेशन, जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जो नीड है एस्पिरेशन है वो बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मैच द फॉलोइंग, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा इसको देखने के लिए। देखिए ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल का मैच करना है। देखिए इसी ऑप्शन में मुझे ऑटोनॉमी दिख गया, जब भी इस तरह से दिख जाए तो समझ जाइए वो उससे कनेक्ट कर रहा है। ए का सेकंड हो जाएगा, अब ए का सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन में दिख भी रहा है, बाकी मैं मैच करने की अब कोशिश करूँगी। ठीक है, इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो कि ऐसा नहीं कि टीचर को भी पता होता है, हम भी जो है टीचर भी बाद में जब पेपर को देखता है तो वो यही अप्रोच से क्या करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है और फिर आपको वो बता देता है। तो मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं यही करती, ऑटोनोमस में क्या करती, पहले मैं ऑटोनॉमी यहाँ पर साफ दिख रहा है तो इससे इसको कनेक्ट करती, मतलब ए का सेकंड हो गया, मैं बाकी ऑप्शन को भी मिलाने की कोशिश करती और देखती कि हाँ वो उससे मैच कर रहे हैं, और जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे हाँ वो उससे मैच कर रहे हैं। कि जैसे मेमोरी लेवल की बात करें तो इन्होंने 4 से उसका मिलान करा। मेमोरी लेवल में क्या होता है, देखिए करेक्ट रिटेंशन, जब भी रिटेंशन की बात आती है तो उसमें पट पट बोलना है ना, चीज़ें याद है नहीं, तो वो मेमोरी लेवल को ही वहाँ पर फोकस कर रही हैं, तो बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। जब हम बिल्कुल क्लियर और सिस्टमेटिक प्रेजेंट कर रहे हैं किसी फैक्ट को और उनके डिस्क्रिप्शन को विद एन आई ऑन करेक्ट रिटेंशन, कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो वो मेमोरी लेवल ही होगा। तो बी का यहाँ पर फोर्थ होगा पक्का। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पर ऑटोनोमस से ऑटोनॉमी का मिलान करा था वो बिल्कुल सही था और मेरा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर क्या करेगी, एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल विद अ व्यू टू प्रमोट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये यहाँ पर इससे हो जाएगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो जाता है, देखिए टीचर वहाँ पर क्या करता है, टीचर और बच्चे जो हैं दोनों इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ों को देखते हैं फिर किसी रिजल्ट पर जाते हैं, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टीचर एंड स्टूडेंट इज इन पार्टिसिपेटरी मोड, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेटरी मोड में होता है, प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, है ना, और बच्चा जो है उसमें बराबर जो है वो टीचर के साथ पार्टिसिपेट करता है, वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना। पेडागोजी का लेवल जो था थोड़ा हाई था, बाकी कंटेंट तो बिल्कुल ही इजी आया था। अ 21st सेंचुरी टीचर शुड हैव एन एज ओवर कन्वेंशनल टीचर। देखिए जो 21st सेंचुरी के टीचर हैं, मॉडर्न टीचर हैं, जो पुराने कन्वेंशनल टीचर थे, तो वो उनमें क्या होना चाहिए, है ना, एबिलिटी टू एंगेज चिल्ड्रन टू यूज़ ITC स्किल। जो ITC की स्किल्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई हैं, है ना, प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, ये सब नई नई स्किल्स आ रही हैं। तो बिल्कुल जब टीचर के अंदर ही ये सारी चीज़ें की अच्छे से नॉलेज होगी तभी तो वो बच्चों को समझा पाएगा। तो यहाँ पर जो 21st सेंचुरी के टीचर हैं उनमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू एंगेज चिल्ड्रन टू यूज़ ICT स्किल, ताकि वो ICT के स्किल जो हैं बच्चे यूज़ कर सकें, तो उसमें वो स्किल होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को उन चीज़ों में एंगेज करा सके। लाइफ स्किल्स होनी चाहिए एंड इंटरनेशनल थीम्स टू लर्न देयर ओन, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखें फर्स्ट और डी ऑप्शन में दोनों, टीचर शुड बी फैमिलियर विद ICT। देखिए टीचर फैमिलियर है ICT से, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चों को उससे कैसे जोड़ रहा है इससे मतलब है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए विद ऑथेंटिक आंसर जो मुझे लग रहे हैं यही होंगे, बाकी आंसर की आएगी तो आपको पता चली जाएगा। और अगर पेपर भी कैंसिल होता है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी देखिए मैंने क्या हुआ था, 2015 तक के क्वेश्चन आपको करा दिए थे, 2013 का क्वेश्चन पेपर, 14 का और 11 का क्वेश्चन पेपर जो है वो साइंस का रह गया, वो भी मैं करा दूंगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं और बाकी चैनल से बने रहें। थैंक यू।